हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के बारे में, जिसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे 2018-19 का। ठीक है, तो जो 19-20 का सॉल्यूशन है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है पहले से। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीओसी थर्ड के बारे में। और पिछली वीडियो हम लोग ने मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि 18-19 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया था। और आज हम लोग सेक्शन है, इस वीडियो में बेसिकली सेक्शन है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज का नोट्स देखेंगे, इसका किस प्रकार से हमें आंसर लिखना है 2 नंबर के। तो इसमें देख लेते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इमिडाजोल एंड इंडोल। तो इमिडाजोल का और इंडोल का हमें स्ट्रक्चर लिखना है और उसका यूज देखना है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ये हमारा इमिडाजोल है, जिसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। इसका पोजीशन इस प्रकार से होता है। नाइट्रोजन ग्रुप फर्स्ट से इसका पोजीशन स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो C3N2H4। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, 1 2 2 नाइट्रोजन और H, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो हमारा इमिडाजोल का स्ट्रक्चर हो गया। इसका यूजेस क्या है? यूज्ड एज ए फंगीसाइड्स, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें जो दूसरा है इंडोल। इंडोल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। बेंजीन रिंग होती है, जिसमें ये इंडोल रिंग जो है फ्यूज होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन से अटैच होता है। इसमें बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा होता है। 2 और 3 के बीच में एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका यूजेस क्या है? ये कहाँ पे यूज होता है? यूज एज इन इरिटेबल वोवल सिस्टम या सिंड्रोम, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इन एल्कोहलिज्म में इसका यूज किया जाता है। तो हमारा हो गया इंडोल और इमिडाजोल का स्ट्रक्चर एंड यूजेस। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, वाई स्टडी ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। मतलब केमिस्ट्री में जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसका स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हमें लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं यूजिंग स्टीरियो केमिस्ट्री केमिस्ट कैन वर्क आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स दैट आर मेड अप फ्रॉम द सेम एटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो केमिस्ट होता है, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, तो इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आसानी से इसमें अंतर कर सकते हैं कि इसमें कि जो सेम मॉलिक्यूल्स, सेम एटम से जो बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसमें किस प्रकार का अंतर पाया जाता है, उसको हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका स्टीरियो केमिस्ट्री को मतलब स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री में। दे कैन आल्सो स्टडी द इफेक्ट ऑन फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दिस रिलेशंस विद मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका फिजिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है इसको जानने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो हमारा क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री का स्टडी क्यों करते हैं केमिस्ट्री में, इसको हम लोगों ने देख लिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसी में, राइट अबाउट द डॉकिन रिएक्शंस। तो डॉकिन रिएक्शंस क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली यूनिट 5 का क्वेश्चन है, जिसमें नेमिंग रिएक्शंस है, उसके अंतर्गत ही आता है। तो डॉकिन रिएक्शन क्या कहता है? इन दिस रिएक्शन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कंपाउंड आफ्टर रिएक्शन विथ पेरोक्साइड बेस कन्वर्ट इनटू द कैटाकोल रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है, जो कंपाउंड होता है, उसका रिएक्शन हम पेरोक्साइड से कराते हैं, पेरोक्साइड बेस से कराते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैटाकोल रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैटाकोल रिंग क्या है यहाँ पे? तो कैटाकोल रिंग को हम कह सकते हैं कि कैटाकोल रिंग आर दोज रिंग इन विच 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे अवेलेबल होते हैं, उसे हम कैटाकोल रिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कंपाउंड होता है, उसका जब पेरोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कैटाकोल रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हम रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। तो आप लोग जैसे कि रिएक्शन इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, इसका जब पेरोक्साइड बेस से रिएक्शन कराते हैं तो कैटाकोल रिंग में बन जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको कैटाकोल रिंग कहते हैं। साथ में क्या निकालता है? वाटर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या हमें लिखना था डॉकिन रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस अबाउट द बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन का बेसिसिटी, या किस कारण पायरिडीन का बेसिसिटी होता है, या पायरिडीन का बेसिसिटी क्यों होता है, इसको हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? पायरिडीन इज बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म साल्ट। ठीक है, पायरिडीन बेसिक नेचर का होता है और जब HCl से या एसिडिक से रिएक्ट करता है तो पायरिडीनियम क्लोराइड यानी उसका साल्ट बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्यों होता है? द बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन इज ड्यू टू रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। तो इसमें नाइट्रोजन एटम पे क्या होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो इसीलिए क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ मोर बेसिक देन पायरोल। तो पायरोल से भी बेसिक होता है, ज़्यादा बेसिक होता है। क्यों होता है ऐसा? लोन पेयर ऑफ पायरिमिडीन इस डज नॉट इन्वॉल्व इन द रिजोनेंस, ठीक है। तो जो पायरिडीन की जो पायरिडीन में नाइट्रोजन पाया उसमें लोन पेयर होता है, वो क्या होता है कि वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। और जब रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है तो क्या होता है कि दोज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर रेडली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, ठीक है। और जब रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, और रिजोनेंस में अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यही कारण है कि जो पायरिडीन है वो ज़्यादा बेसिक होता है पायरोल से भी, और अपने मतलब बेसिसिटी इसकी ज़्यादा होती है पायरिडीन की। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जिसमें बताना था कि बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन क्या होती है या कैसे होती है, क्यों ज़्यादा, किससे ज़्यादा, कम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। तो इन मीजो कंपाउंड और मीजो आइसोमर इज ए नॉन ऑप्टिकली एक्टिव मेंबर ऑफ ए सेट ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो इसमें क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स के नॉन जो ऑप्टिकली एक्टिव नंबर्स होते हैं उसका सेट होता है ये मीजो कंपाउंड्स, एटलीस्ट टू और विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। उसमें 2 पाए जाते हैं और क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दिस मीन्स दैट डेप्सिट कंटेनिंग 2 और मोर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स एंड मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल जो होता है कायरल नहीं होता है, इसमें 2 से अधिक मतलब ये 2 जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है इंटरनल मिरर प्लेन में, ठीक है। तो इसलिए इसे मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा मीजो कंपाउंड क्लियर हो गया। अगला जो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कहता है, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द पार्शियल एंड एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस। तो इसको देख लेते हैं, पार्शियल और एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस को। तो पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या कहता है कि इन दिस एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोथ प्लस एंड माइनस एनएनसीओमर्स आर फॉर्म्ड बट वन ऑफ दीज आर ऑब्टेन इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बोथ जो दोनों एनएनसीओमर्स फॉर्म होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस डेक्स्ट्रो लीवो दोनों फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म्ड होता है, ठीक है। जैसे में 50% लीवो 50% डेक्स्ट्रो दोनों से जब फॉर्म करते हैं, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव बनाते हैं, तो एक 70% हो जाता है, एक 30% होता है, मतलब इसमें इक्वल अमाउंट में नहीं रहता है, एक ज़्यादा हो जाता है फॉर्म तो एक कम होता है, ठीक है। तो हमारे पास पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इन दिस सिंथेसिस रेसिमिक मिक्सचर इज कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसमें जो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। इन दिस सिंथेसिस ओनली वन एनएनसीओमर कैन बी फाउंड कम्प्लीटली, ठीक है। इसमें केवल एक एनएनसीओमर जो कम्प्लीटली पाया जाता है, इसमें फिजिकल एजेंट्स का यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इसमें बेसिकली दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो होता है पार्शियली एसिमेट्रिक में क्या होता है कि इसमें 50-50% अगर दोनों लेते हैं तो इसमें एक का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, एक का फॉर्मेशन कम होगा। और एब्सोल्यूट में क्या होगा कि इसमें एनएनसीओमर एक ही एनएनसीओमर जो होंगे कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएंगे। तो हमारा एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस हो गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट आर द स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में लिखना है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ए रिएक्शन इन विच ए पार्टिकुलर रिएक्ट टू गिव वन स्पेसिफिक स्टीरियोआइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें स्पेसिफिक स्टीरियोआइसोमर का फॉर्मेशन होता है। और स्टीरियो सेलेक्टिव क्या है, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर स्टीरियोआइसोमर आर फॉर्म्ड पॉसिबली, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक स्टीरियोआइसोमर का फॉर्मेशन पॉसिबल हो, बट वन इज ऑब्टेन मोर देन द अदर, ठीक है। लेकिन एक अधिक प्राप्त हो तो उसे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव किसी सेलेक्टिव चीज मतलब रिएक्शंस के लिए होती है, इसे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल सिस टू ब्यूटीन से समझते हैं इसको। इसमें 2 एनएनसीओमर का पेयर ऑफ एनएनसीओमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमारा हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कहता है, व्हाट इज द डी एंड एल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो डी और एल नोमेनक्लेचर क्या होता है, द डी एंड एल नोमेनक्लेचर मेथड इज यूज फॉर द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। इसके किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाय द फिशर एंड रोसनहॉफ इन अराउंड 1900, ठीक है। तो 1900 के आसपास में इसको जो डेवलप किया जाता फिशर एंड रोसनहॉफ के द्वारा। तो इसमें डी और एल का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, ठीक है। इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज प्लस, इसे डेक्स्ट्रो रोटेटर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्हिच हैज क्लॉक वाइज रोटेशन, इसमें क्लॉक वाइज रोटेशन होता है, उसे डी से हम जो है डिनोट करते हैं, डेक्स्ट्रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। यल का मतलब क्या होता है, व्हिच इज एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, जिसका एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होता है उसको हम यल से डिनोट करते हैं, और इसको माइनस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा होगा डी एंड यल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम, जिसमें डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता है, एल का मतलब लीवो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राइट द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन। फ्यूरॉन की सिंथेसिस हमें लिखनी है। तो इसके 2 मेनली सिंथेसिस हैं,
इसमें पहला फ्रॉम फॉरफ्यूरॉल एंड दूसरा है जो फ्रॉम म्यूसिक एसिड, ठीक है। तो फॉरफ्यूरॉल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर CHO ग्रुप है तो COH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे CO2 निकाल देंगे तो हमारा फ्यूरॉन बन जाएगा। सिंपल सी इसके जो रिएक्शन है, ठीक है। और म्यूसिक एसिड में क्या होता है कि आप ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे म्यूसिक एसिड तो इसमें CO2 निकल जाएगा तो COH का फॉर्मेशन होगा, सेम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फिर से हम इसके CO2 निकाल देंगे तो फ्यूरॉन का फॉर्मेशन होगा, तुम्हारा हो गया सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन। लास्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या होती है, तो द कंपाउंड मस्ट बी सिमेट्रिक और हैविंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर आर एसेंशियल कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। जिसमें एक मतलब कम से कम एक कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है यहाँ पे सेक्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।